Today we are going to continue the literature part. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेटर राइटिंग कंप्लीट की थी और आज हम अगेन लिटरेचर ले रहे हैं. लिटरेचर में आपका चैप्टर ले रही हूँ मैं चैप्टर 4, दैट इज़ अ पोएम अक्वाइंटेड विद द नाइट. ठीक है, अक्वाइंटेड विद द नाइट नाम थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी मैं आपको इसका टाइटल भी एक्सप्लेन करूँगी और और पूरी पोइम भी एक्सप्लेन करूँगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं हर बार लिटरेचर में करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू नो समथिंग अबाउट द राइटर ऑफ द पोइम. ठीक है, तो इसके पोइम के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइटर ऑफ दैट पोइम. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को में 1874 में इनका बर्थ हुआ था और ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर के ये जो कुछ बहुत फेमस और पॉपुलर पोइट्स हैं उनमें से एक ये रहे हैं. इन्होंने पोइट्री की जो लिखने की शुरुआत थी वो अपने स्कूल टाइमिंग से ही कर दी थी और इनको पुलिट्ज़र अवार्ड मिला है इनकी बुक आपके न्यू हेमिस्फेयर के लिए. न्यू हेमिस्फेयर इनकी बुक है जिसके लिए इनको बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है 1924 में. क्लियर है? पुलिट्ज़र अवार्ड अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इनकी बुक का नाम है न्यू हेमिस्फेयर. ठीक है, फ्रॉस्ट डाइड इन 1963. फ्रॉस्ट की जो डेथ हुई वो 1963 में हुई. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो बहुत ही शानदार पोइट थे और बेसिकली इन्होंने मतलब हर तरीके की फॉर्म में पोइम्स को लिखा है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ बिलीव्ड टू बी द मास्टर ऑफ ऑल पोइटिक फॉर्म्स, यानी कि उनको एक तरीके से मास्टर माना जाता था सभी फॉर्म्स में, पोइम्स की जितनी भी फॉर्म्स हैं उसमें लिखने का. उन्होंने लिरिकल्स भी लिखी हैं, उन्होंने रिदम राइमिंग्स भी लिखी हैं, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स भी लिखी हैं. राइमिंग क्या होता है मैंने आपको पहले भी पोइम में बताया है कि जब हमारे लास्ट वर्ड्स कुछ राइम करते हैं. ये मैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आपकी क्लास के हिसाब से समझा रही हूँ. ठीक है, और ब्लैंक वर्ड्स होता है जहाँ राइमिंग कोई भी स्कीम फॉलो नहीं होती, सिंपल डायलॉग फॉर्म में आपके शॉर्ट पोइम को लिखा जाता है. क्लियर है? यहाँ पे डिपेंड करता है कि पोइम जो है अक्वाइंटेड विद द नाइट जो हमारी पोइम है, दिस इज़ अ साइक्लिक रिदम. साइक्लिक रिदम क्या है? क्योंकि इसमें दिन से रात और रात से फिर दिन का थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना, जो हमारा एक साइकिल है डे नाइट का, उसके बारे में थोड़ा सा सिंबलाइज किया गया है, प्रतीकात्मक तरीके से लिया गया है, इसको दिखाया गया है. ठीक है, जो हमारी अक्वाइंटेड विद द नाइट पोइम है वो लिखी गई है आपके आयम्बिक पैरामीटर्स में. दिस इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पोइट्री. पोइम, यहाँ पे पोइम लिखने का जिसमें आयम्बिक पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स को स्ट्रेस और अनस्ट्रेस करके उनको सिंबलाइज किया जाता है. ठीक है, अभी मैं इसको इसमें इतना डीप में नहीं जाऊंगी कि आयम्बिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इस तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं है. लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि ये पोइम जो है आयम्बिक पैरामीटर में लिखी गई है. क्लियर है? और इसमें अक्वाइंटेड विद द नाइट में साइक्लिक रिदम भी है. साइक्लिक रिदम सिर्फ इस तरीके से सिंबलाइज किया गया है डे और नाइट की साइकिल को. ठीक है, क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं टाइटल की, अक्वाइंटेड विद द नाइट. अक्वाइंटेड का मतलब होता है फैमिलियर विद, किसी के संग फैमिलियर होना, और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो परिचित होना. ठीक है, फैमिलियर होना या किसी से प्रॉपर तरीके से परिचित होना या उसको समझना या उसको जानना. अक्वाइंटेड का मतलब ये होता है. अक्वाइंटेड विद द नाइट यानी कि रात से परिचित होना, रात के स्वभाव को, रात के बिहेवियर को पूरी तरीके से जानना. क्लियर है? कन्फर्म्ड है? यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच, जैसे आपके अलंकार होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, रात से परिचित होना या रात के स्वभाव को जानना. इसकी मीन्स नाइट को थोड़ा सा पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि नाइट को एज अ ह्यूमन, एज अ लिविंग थिंग, ह्यूमन तो नहीं कह सकते, एज अ लिविंग थिंग ट्रीट किया गया है.
क्लियर है। यहाँ पे जो पोएम की थीम है, एक्वाइंटेड विद द नाइट पोएम की जो थीम है वो एक्सप्लोर करती है आपके राइटर के या पोइट के या आप स्पीकर कह लो, उसके आइसोलेशन को, सॉरो को, डेस्परेशन को। आइसोलेशन क्या होता है? अकेलापन, सॉरो, दुख, और डेस्परेट होना या निराश होना किसी बात से। क्लियर है। तो ये पोइम राइटर, क्योंकि राइटर जिस मूड में है, जैसे अगर मैं आपको पोइम समझाऊं तो मुझे ये तो बताना चाहिए ना कि जो इसमें आई है, यानी कि जो आई सिंबलाइज है मैं, तो मैं कौन है। यहाँ पे आप मैं को राइटर भी बोल सकते हैं, पोइट भी बोल सकते हैं, स्पीकर भी बोल सकते हैं, एक अदर पर्सन भी बोल सकते हैं जो कि अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, दुखी है, निराश है लाइफ से। क्लियर है ये बात? कंफर्म हो गई कि इस पोएम की थीम क्या है, इस पोएम की टाइटल का मतलब क्या है, और हमने थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी जाना। क्लियर? कंफर्म्ड? ओके, ठीक है। अब मैं पोइम आपका स्टार्ट करती हूँ। आई हैव बीन वन acquainted with the night, I have walked out in rain and back in rain, I have outbucked the furthest city light। यहाँ पे जो राइटर है या जो पर्सन है वो कह रहा है कि आई एम वेरी फैमिलियर विद द नाइट, मैं नाइट से, रात से पूरी तरीके से परिचित हूँ, यानी मैं रात को जानता हूँ, मुझे रात में अकेले निकलने से किसी भी तरीके का कोई डर नहीं लगता या मुझे कुछ भी अकेलापन अंधेरे में फील नहीं होता। आई हैव बीन वन, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो एक्वाइंटेड विद द नाइट, यानी कि रात से पूरी तरीके से परिचित हूँ। कन्फर्म? आई हैव वर्कड आउट इन रेन and back in rain and back I've had outwalked the furthest city light। I have walked in rain, यानी कि मैं बारिश में ही स्टार्ट की है मैंने अपनी वाइकिंग, एंड बैक इन रेन, और जब मैंने अपनी वॉक से मैं लौटा तब भी बारिश हो रही थी, यानी कि when the person or when the poet started walking the rain was pouring and when he came back from walking still the rain was pouring, यानी कि जब वो गए, उन्होंने टहलना शुरू किया है या रात में परेशानी में निराश होके चलना शुरू किया तब भी बारिश हो रही थी, और जब वो वापस आ रहे हैं, बैक इन रेन का मतलब है वापस आ रहे हैं, तब भी बारिश ही हो रही है रात में। क्लियर है? आई हैव आउटवॉक्ड द फर्दरेस्ट सिटी लाइट, हमने एग्जाम अभी एग्जेक्टिव किए थे पिछले दिनों ग्रामर में, तो उसमें फर्दर, FURTHER, फर्दर, फर्दर का आपका क्या था? एक एग्जेक्टिव था, फर्दर और फर्दरेस्ट। फर्दर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? नेक्स्ट, और दूरी के लिए भी आता है। तो यहाँ पे FURTHEREST, फर्दरेस्ट का मतलब है नेक्स्ट, यानी लास्ट, जितनी दूर तक। यहाँ पे पोइट कह रहा है आई हैव आउटवॉक्ड, आउटवॉक्ड का मतलब है तेज़ी से चलना और दूर तक चलना, यानी मैं सिटी, शहर की आखिरी लाइट तक, फर्दरेस्ट मतलब सबसे दूर, आखिरी लाइट तक, जहाँ तक शहर में लाइट थी मैं वहाँ तक चला हूँ तेज़ तेज़ चलकर, अपनी परेशानी में, अपने सौरों में। क्लियर है? फर्दरेस्ट का मीनिंग भी क्लियर हो गया यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने एग्जेक्टिव में पढ़े थे तो बहुत इजीली हो गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेंजा में पोइट क्या कह रहा है? फर्स्ट स्ट्रेंजा में पोइट कह रहा है कि मैं रात के बिहेवियर से, रात से पूरी तरीके से परिचित हूँ, बारिश हो रही है, और जब मैंने अपनी वॉकिंग स्टार्ट करी डेस्परेशन में तब भी बारिश हो रही थी, और जब मैं लौटा तब भी बारिश हो रही थी, और मैंने अपनी वॉक में, मतलब मैं इतनी दूर तक चला हूँ कि शहर के आखिरी छोर तक, यानी शहर के आखिरी लाइट तक, जब तक की रोशनी थी शहर में। क्लियर? I have looked down the saddest city lane, I have passed by the watchman on his beat and drooped my eyes unwilling to explain। I have looked down the saddest city lane। अब सपोज करो saddest city lane की सबसे दुखी शहर, ठीक है, शहर कैसे दुखी हो सकता है? शहर के लोग ही तो दुखी हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिर सिटी को
एक लिविंग थिंग में पर्सोनिफाइड किया गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि राइटर कह रहा है आई हैव लुक डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन। मैंने चलते हुए, मतलब जैसे मैं ऊंची जगह से किसी नीची जगह पर जा रहा हूँ, लुक्ड डाउन का मतलब यहाँ पे देखना भी, मैंने सबसे दुखी शहर की गलियों को देखा, यानी कि मैंने फील किया। अब यहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर वाली बात आ गई कि अगर कोई पर्सन खुद दुखी होता है तो उसको सब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये बात आप भी जानते हो। अगर किसी वजह से आप लोगों का मूड ख़राब है तो आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, ना टीवी देखने में, ना मोबाइल में, ना घर पर, ना खेलने में। अगर आपकी कोई फरमाइश पूरी नहीं की जाती, आप किसी भी तरीके से वजह से दुखी होते हो। और जब आप खुश होते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स नहीं आ रहे खेलने, कोई बात नहीं, हम लोग अकेले खेल लेंगे। तो यहाँ पे राइटर खुद इतना क्या कहते हैं, सॉरो फील कर रहा है, इतना दुखी है कि इसी वजह से उसको शहर भी उतना ही दुखी लग रहा है। क्लियर है? अब ड्यूरिंग द वॉक द स्पीकर प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड इवन द आउटमोस्ट सिटी लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने सिटी ऑफ द ये बता दिया। द स्पीकर लुक्ड इनटू द मोस्ट डेस्परेट डेसोलेट सिटी स्ट्रीट। यहाँ इस लाइन का ये मतलब भी है कि पोइट जो है उसने चलते चलते सबसे, मतलब उस गली में कोई भी और नहीं था, वहाँ चलते हुए देखा। और स्पीकर आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट, मैंने एक वॉचमैन को पास किया। कैसे पास, मतलब क्या होता है कि एक वॉचमैन भी मेरे पास से चल कर गया। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोलिंग कर रहा था सिटी की। ठीक है, सिटी की पेट्रोलिंग का क्या मतलब है कि रात में वॉचमैन का क्या काम होता है, यहाँ से वहाँ तक सब जगह घूमना, देखना कि कहीं सब कुछ सही है, कोई चोरी वोरी तो नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके से। तो दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलिंग। ठीक है, तो उन्होंने वो द पोइट सेज कि मेरे पास से एक वॉचमैन चल के गया, या मैंने एक वॉचमैन को पास किया चलते हुए कि वो अपनी पेट्रोलिंग कर रहा था सिटी में। ठीक है, द स्पीकर हाउएवर लुक्ड डाउन, तो जो राइटर कह रहा है एंड ड्रूप्ड माई आइज़, स्पीकर कह रहा है कि उसके पास से जाते हुए मैंने अपनी आंखों को नीचे कर लिया। अनविलिंग टू एक्सप्लेन, अनविलिंग का मतलब होता है ना चाहना, एक्सप्लेन यानी कुछ बताना। मैंने वॉचमैन के पास से क्रॉस करते हुए अपनी आंखों को नीचे कर लिया, जिससे कि मैं उससे बात ना करूं और मुझे उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत ना हो, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना हो कि रात के उस समय मैं अकेला शहर में टहलता हुआ क्या कर रहा हूँ। मैंने इस वजह से कि मैं कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था, इस वजह से मैंने वॉचमैन को क्या कहते हैं जब देखा और उसको आंखों को नीचे करके मैं उसके पास से चला गया, क्योंकि मेरा बात करने का मन नहीं था। द स्पीकर हाउएवर लुक्ड डाउन टू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट विद द वॉचमैन, जो उसका सिंपल सी बात है, अगर सामने से कोई आ रहा है और हम अगर उसको देख रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्माइल आ जाती है, कई बार अगर हम वो जानने वाला होता है तो बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मैंने खुद ही अपनी आंखों को नीचे कर लिया, आई कॉन्टैक्ट नहीं किया मैंने वॉचमैन से, क्योंकि मैं कुछ भी बात करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। क्लियर है? कंफर्म है इतना? बिल्कुल ओके। अब what the writer says, I have stood still and stopped the sound of feet when far away an uninterrupted cry came over houses from another street. I have stood still. सडनली राइटर कहता है कि मैं अचानक से रुक गया। आई हैव स्टूड स्टिल का मतलब है मैं खड़ा रह गया, एंड स्टॉप्ड द साउंड ऑफ द फीट, और रुक गया, ऐसा लगा मुझे जैसे किसी के चलने की आवाज़ आई है। व्हेन फार अवे एन अनइंटरप्टेड क्राई, जबकि कहीं दूर से, फार अवे का मतलब है कहीं दूर से, एन अनइंटरप्टेड क्राई, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है कि बिना रुके एक रोने की, किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही थी जब मैं चल रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉक द स्पीकर स्टॉप्ड सडनली मूविंग डाउन, हियरिंग अ
क्या कहते हैं, डेस्परेट ब्रोकन क्राई, यानी कि किसी के रोने की आवाज़। रोने की आवाज़ तो दुख से ही होती है ना, कोई अपनी हंसी से तो रोता नहीं है, कोई खुशी से तो रोता नहीं है। तो रोने की आवाज़ से राइटर से इसकी रोने की आवाज़ सुनते ही मैं रुक गया, जैसे मैंने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी हो जो कि कहीं दूर से, बहुत दूर से, केम ओवर हाउसेस फ्रॉम अनदर स्ट्रीट, किसी दूसरी गली से, घरों से आ रही थी आवाज़ रोने की, जिसको सुनकर कि मैं रुक गया। हाउएवर, मतलब राइटर कह रहा है कि जैसे मैं अपने दुख में चलता चला जा रहा हूँ और अचानक से मुझे लगा किसी के पैरों की आवाज़, जबकि वो किसी के पैरों की आवाज़ नहीं थी, किसी के रोने की आवाज़ थी जो कहीं दूर से अचानक उसे आई, बहुत ही डेस्परेट तरीके से, एक ब्रोकन क्राई, मतलब रो रहा था कोई, जिसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कदम वहीं की वहीं रुक गए। क्लियर? But not to call me back or say goodbye, and further still at an unearthly height, one luminary clock against the sky. अब यहाँ पे राइटर क्या कहता है, बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय, लेकिन जो आवाज़ थी वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, यानी कि कोई मुझे वापस नहीं बुला रहा था, कोई मुझे कॉल नहीं कर रहा था कि मैं वापस आऊँ और उसको मेरी ज़रूरत है। यहाँ राइटर का आइसोलेशन यानी अकेलापन फील होता है कि वो किसी के रोने की भी आवाज़ सुनता है तो तब भी वो अपने दुख में रहता है कि मुझे कोई नहीं बुला रहा, ना किसी ने मुझे कॉल किया है कि उसको मेरी ज़रूरत है। तो हाउएवर द वॉइस डिड नॉट कॉल द स्पीकर टू कम बैक और बिड द स्पीकर फेयरवेल, यानी कि ना तो वो आवाज़ राइटर को रोकने के लिए थी, ना ही उसको गुड बाय कहने के लिए थी। बिड फेयरवेल का मतलब जो मैंने बोला वो ये कि यहाँ पर ना उसको गुड बाय कहने के लिए थी, कैसे चल जा रही है, आप जा रहे हो तो बाय, अच्छे से रहना या कुछ करना, ठीक है। तो राइटर यहाँ पे राइटर का बिल्कुल अकेलापन फील होता है, ठीक है। एंड फर्दर स्टिल एट अनअर्थली हाइट वन ल्यूमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई, और बहुत दूर पे, इवन मोर डिस्टेंट एंड हायर अप, बहुत दूर पे और बहुत ऊंचाई पे, द मून शाइन्स लाइक आ ब्राइट क्लॉक ऑन द स्काई, जो चंद्रमा है, जो चांद है, जो मून है, एक बहुत ही चमकीले घड़ी की तरह आसमान में चमक रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ एज अ ब्राइट क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे है ल्यूमिनरी क्लॉक। ल्यूमिनरी का मतलब क्या होता है, मून। ल्यूमिनरी मून के लिए है, यहाँ पे चंद्रमा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि ना तो वो आवाज़ मेरे को रोकने के लिए थी और ना ही मुझे गुड बाय कहने के लिए और से गुड बाय, और कहीं दूर पे यानी कि इवन मोर डिस्टेंट पे राइटर ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो व्हाट ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि कहीं और दूरी पे और बहुत ज़्यादा हायर। आपका यहाँ पे अनअर्थली हाइट का मतलब है, अनअर्थली यानी कि ज़मीन पर तो इतना ऊंचा कुछ भी नहीं होता ना, हम आसमान से चांद को देखते हैं तो वो यूनिवर्स में है, वो अर्थ पर नहीं है। तो अगर हम अर्थ में देखें कि इतनी ऊंचाई का कुछ है तो वो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अनअर्थली हाइट का मतलब है, अनअर्थली यहाँ पे एग्जेक्टिव हो गया आपका कि और बहुत दूर, बहुत ऊंची हाइट पर चंद्रमा एक ब्राइट क्लॉक की तरह चमक रहा है। क्लियर, कन्फर्म? आई डोंट थिंक कि आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में। प्रोक्लेम्ड द टाइम वॉज neither रॉन्ग नॉर राइट, आई हैव बीन वन acquainted विद द नाइट। यहाँ पे जो मेटाफोरिकल क्लॉक है, मेटाफोर का एक आपका अगर अगेन दूसरा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका मतलब होता है कंपैरिजन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मून है वो घड़ी, एज अ घड़ी प्रिटेंड किया गया है, प्रोक्लेम किया गया है उसको घड़ी की तरह। तो यहाँ पे राइटर सेस कि जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो ये डिक्लेयर कर रही है ना तो ये समय सही है और ना ही गलत है, ये समय सिर्फ नॉर्मल समय है और ये पास आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो राइटर यहाँ पे मून की तुलना किससे, कंपैरिजन किससे कर रहा है, ब्राइट क्लॉक से। और वो ये कह रहा है कि ये जो ब्राइट क्लॉक है, मून एज अ क्लॉक जो टाइम अनाउंस कर रहा है क्लियरली, क्योंकि वो चमक रहा है ब्राइटली,
तो यहाँ पे वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि ना तो ये टाइम गलत है और ना ही ये टाइम सही है, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइम है एंड इट पास्ट, ये धीमे धीमे टाइम से मतलब अपना टाइम पास इसका आराम से हो जाएगा, ये समय भी चला जाएगा आपकी लाइफ से। क्लियर है। अब राइटर अगेन वो एक बात कहता है, आई हैव बीन वन अकाउंटेड विद द नाइट। लौटते हुए वॉक से लौटते हुए वो ये फिर कहता है कि आई एम द वन दैट इज़ फैमिलियर विद द नाइट, कि मैं एक वो पर्सन हूँ जो कि रात से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ या परिचित हूँ या रात के बिहेवियर को जानता हूँ। क्लियर है। तो इस पूरी पोइम में जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसकी थीम क्या है। थीम क्या होती है कि ये पोइम किस बेस पर लिखी गई है। इसकी थीम क्या है कि जो राइटर है वो बहुत अकेलापन फील कर रहा है, दुखी है, आइसोलेटेड है, डेस्परेट है। तो पूरी पोइम में आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील किया है। क्लियर है। तो ये पोइम आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। बहुत शॉर्ट में थी इसलिए आज एक ही क्लास में हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका राइटिंग पोर्शन करवाऊंगी। ठीक है। आपका इसका वर्ड मीनिंग है, फिलअप्स हैं और सेंट्रल आइडिया है। पोइम के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाती हूँ, आपको ये बात पता है, तो इसका भी मैं आपको सेंट्रल आइडिया ही करवाऊँगी। क्लियर है। सो ओके बाय। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।